हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपन ने नई यूनिट स्टार्ट की थी बायोटेक्नोलॉजी। और बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे टूल्स और रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो 4 टाइप के बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट इज एंजाइम्स, सेकेंड इज पैसेंजर और फॉरेन डीएनए, थर्ड इज वेक्टर और व्हीकल डीएनए और फोर्थ इज कॉम्पिटेंट होस्ट। तो अपन बच्चों डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट टूल और फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंजाइम्स। 2 एंजाइम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज लाइसिंग एंजाइम, सेकेंड इज क्लीविंग एंजाइम, और एक बच्चों अपन डिटेल से स्टडी कर चुके हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्लियर? अब और इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं उनका स्टडी बच्चों अपन और कर लेते हैं। थर्ड, डीएनए लाइगेज, जॉइनिंग और सीलिंग एंजाइम्स। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों इनका यूज क्या होगा। जॉइनिंग और लाइगेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। डीएनए सेगमेंट्स की जॉइनिंग के लिए, लाइगेशन के लिए ये यूज आते हैं डीएनए लाइगेज। ठीक है। मोस्ट कॉमन डीएनए लाइगेज ये है बच्चों T4 डीएनए लाइगेज। मोस्ट कॉमन जो डीएनए लाइगेज है वो T4 डीएनए लाइगेज है। और ध्यान रखना, डिस्कवर्ड बाय हरगोविंद खुराना फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफेज। T4 बैक्टीरियोफेज से डिस्कवर किया था हरगोविंद खुराना ने T4 डीएनए लाइगेज, जो मोस्ट कॉमन डीएनए लाइगेज। ओके। फोर्थ, एल्केलाइन फोस्फेटेज। एल्केलाइन फोस्फेटेज, अब क्या करते हैं बच्चों ये एल्केलाइन फोस्फेटेज? रिमूव फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के 5 प्राइम एंड पर से फोस्फेट ग्रुप को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए नॉट सर्क्यूलेटेड एंड मेंटेन इन लीनियर फॉर्म। देखो बच्चों, डीएनए की ऐसी नेचर होती है कि जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में रहना चाहता है, और सर्कुलर डीएनए में इंसर्शन इजीली नहीं हो पाता है। फॉरेन डीएनए वो इजीली जुड़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए डीएनए को लीनियर बनाकर रखना पड़ेगा। और वो बच्चों कब रह सकता है? जब फोस्फेट ग्रुप को रिमूव किया जाए 5 प्राइम एंड से। ये काम कौन करेगा? एल्केलाइन फोस्फेटेज। फिफ्थ, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। अब ये क्या काम आएंगे? यूज्ड इन synthesis of
डीएनए। ये जो एंजाइम हैं ये बच्चों डीएनए की सिंथेसिस में यूज आते हैं। देखो बच्चों, सिंथेसाइजिंग एंजाइम यूज आते हैं, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब अपन जानते हैं डीएनए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए बच्चों किसका टाइप है? न्यूक्लिक एसिड का। और न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बच्चों न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। इट मींस न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तो बच्चों क्या हो गया? मोनोमर। और मैनी न्यूक्लियोटाइड फ्यूज हो जाए, बन जाए क्या? डीएनए। डीएनए बच्चों क्या हो गया? पॉलीमर। तो वेरियस मोनोमर की जॉइनिंग से जो पॉलीमर बनने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा बच्चों पॉलीमरेज। कौन सा होगा? पॉलीमरेज। किसका पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं? डीएनए का। इट मींस डीएनए पॉलीमरेज। तो बच्चों सिंथेसाइजिंग जो एंजाइम होते हैं वो होंगे डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम कौन कौन से टाइप के होते हैं। Synthesizing enzymes. First is DNA polymerase and second is reverse transcriptase. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो बच्चों, सपोज ये मान लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये मान लेते हैं बच्चों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। अब डीएनए जैसे अपन इमेजिन करें ये ऐसा, ये मान लो ये डीएनए, इसको अपन इस फॉर्म में मान लेते हैं। अब इस डीएनए की कॉपी बने तो कोइलिंग ओपन होगी। अब अपन जानते हैं बच्चों ये जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये अनकोइल्ड होगा और अनकोइल्ड होके मान लो ये इस तरीके का बन जाएगा। क्लियर? ATGCTA TACGT है। ठीक है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो क्या करेगा बच्चों? ये जो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड है एक्ट एज ए टेम्पलेट। कैसे काम करेंगे? एज ए टेम्पलेट, सांचे के रूप में। मतलब इन पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उनके अपोजिट न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करवाकर और बच्चों नया डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाया जाएगा। अब यहां जो ये एंजाइम काम आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज, मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है? ध्यान देंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन तो करवा रहा है डीएनए का, बट एज ए टेम्पलेट किसको यूज ले रहा है? डीएनए को। तो डीएनए पॉलीमरेज कैसे हो सकते हैं? डीएनए डिपेंडेंट। इधर देखो बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझना, डीएनए से बनना आरएनए, वेरियस कोई से भी टाइप का आरएनए बन जाए, इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से
डीएनए बनना। कौन से आरएनए से? एमआरएनए से डीएनए बनना। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो एंजाइम यूज आ रहा है वो बच्चों कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब लेकिन बन क्या रहा है? डीएनए। इट मींस है तो क्या? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन एज ए टेम्पलेट किसको यूज ले रहा है? एमआरएनए को। इट मींस आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकते हैं। आरएनए डिपेंडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वही है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहां पर कंप्लीट होते हैं वेरियस इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट टूल या फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एंजाइम्स, वो बच्चों अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड रिक्वायरमेंट की अपन बात करेंगे। सेकंड, पैसेंजर डीएनए और फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए। पैसेंजर डीएनए, फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए। अब बच्चों क्या होता है ये पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए? अपन किसको कहें? डीएनए सेगमेंट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन organism to another organism with the help of vehicle DNA। वो डीएनए सेगमेंट एक ऑर्गेनिज्म का जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, किसकी हेल्प से? व्हीकल डीएनए की हेल्प से। उसी को अपन क्या कहेंगे? फॉरेन डीएनए। या अपन क्या कह सकते हैं? डीएनए बाइंड्स विथ व्हीकल डीएनए फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के लिए व्हीकल डीएनए के साथ जिस डीएनए को बाइंड किया जाता है वही होगा बच्चों पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए। अब पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए, इसी से बच्चों अपन किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाएंगे, इसी से कोई सर्विस ली जाएगी। अब ये फॉरेन डीएनए कैसे कैसे टाइप का हो सकता है? ठीक है, कौन कौन से मेथड, मतलब वेरियस टाइप का फॉरेन डीएनए कौन कौन सा हो सकता है, किस किस तरीके से अपन फॉरेन डीएनए को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों कौन कौन से टाइप का हो सकता है फॉरेन डीएनए। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए और सीडीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और सीडीएनए कैसे? देखो बच्चों, सपोज ये है एमआरएनए स्ट्रैंड। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, एमआरएनए स्ट्रैंड पर एक्टिविटी करवाई गई किसकी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर? अब बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस एमआरएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज लेकर डीएनए के नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। तो देखो ये जैसे मान लेते हैं एमआरएनए, और इस एमआरएनए के स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज लेकर ये बन गया डीएनए।
तो ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये तो मान लो बच्चों क्या है, mRNA, और ब्लैक कलर से जो दिख रहा है ये क्या है बच्चों, DNA स्ट्रैंड, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी से सिंथेसाइज हुआ है। अब अपने को DNA चाहिए डबल स्ट्रैंडेड, तो क्या करें बच्चों, देखो ट्रीटमेंट विथ एल्कली फॉर रिमूवल ऑफ mRNA। mRNA को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हटाने के लिए एल्कली से इसका क्या करवाया जाएगा, ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। तो बच्चों ये अपने को क्या मिल जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। अब यूज लिया जाएगा क्या, DNA पॉलीमरेज, जो कैसा हो बच्चों, DNA डिपेंडेंट। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज का यूज करेंगे तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से क्या बन जाएगा बच्चों, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA। और इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को एज ए फॉरेन DNA अपन यूज ले सकते हैं वेक्टर के साथ बाइंड करवाकर रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के। एक तरीका तो ये हो गया कि अपन फॉरेन DNA कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन से टाइप का हो सकता है, क्लियर। सेकेंड, सिंथेटिक DNA और sDNA। देखो बच्चों, अब सिंथेटिक DNA कौन सा होगा, DNA मॉलिक्यूल विच इज synthesized on template DNA strand, DNA molecule which is synthesized on template DNA strand or without help of template DNA। भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड की हेल्प से या विदाउट टेम्पलेट जो डीएनए का स्ट्रैंड सेगमेंट सिंथेसाइज करवाया जाता है उसको बोलेंगे सिंथेटिक डीएनए। अब इसके लिए देखो बच्चों, DNTPs, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, मतलब ये क्या हो जाएंगे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, प्राइमर्स, मेटल आयन, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। भाई अपन जानते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब डीएनए का अगर सिंथेसिस करवाना है तो खूब सारे नंबर में चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइजेशन कौन करवाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, किसकी हेल्प से, प्राइमर, और ये एक्टिवेटर की जैसे काम आएंगे मेटल आयन। इन सब की हेल्प से डीएनए टेम्पलेट की प्रेजेंस में और विदाउट डीएनए टेम्पलेट डीएनए सिंथेसाइज करवाया जा सकता है, जिसको बोलेंगे बच्चों सिंथेटिक डीएनए। तो ये दूसरा तरीका हो गया फॉरेन डीएनए की ऑब्टेनिंग का। थर्ड देखो बच्चों, थर्ड रैंडम डीएनए और आरडीएनए। ठीक है, देखो डीएनए सेगमेंट्स obtain from chromosomes of
organism. DNA segments obtained from chromosomes of organism. Chromosomes cut by restriction एंडोन्यूक्लिएज. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से कट करते हैं क्रोमोसोम्स को, और उनको कट करके जो डीएनए के सेगमेंट्स मिलते हैं उन्हीं को कहा जाता है बच्चों रैंडम डीएनए या आरडीएनए. और इनको लाइगेट करवा कर, ठीक है, डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट करवाकर यूज किया जा सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन. तो ये बच्चों जो सेकंड टूल है या दूसरी रिक्वायरमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस की, वो कंप्लीट होती है. अब बच्चों अपन थर्ड रिक्वायरमेंट देखते हैं आरडीटी के प्रोसेस के लिए. वो है बच्चों व्हीकल डीएनए. थर्ड क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर या इसको अपन व्हीकल डीएनए या करियर डीएनए भी कह सकते हैं. देखो बच्चों क्या होता है अब ये क्लोनिंग वेक्टर. The vectors are DNA molecules. बच्चों ये वेक्टर जो होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. तो the vectors are DNA molecules that can carry a foreign DNA segment. जो किसको कैरी करे? फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करे. एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल. तो फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करने वाला जो डीएनए होता है, जो होस्ट सेल में उसका रेप्लिकेशन करवाता है, ऐसे डीएनए को ही बच्चों क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है. ठीक है, या अपन क्या कह सकते हैं? डीएनए विच इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन फॉर बाइंड विथ फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए के साथ बाइंड करके और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए जिस डीएनए का यूज किया जाता है उसी को बच्चों अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर डीएनए और व्हीकल डीएनए और क्लोनिंग वेक्टर. अब देखो जनरली कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर यूज लिए जाते हैं. एग्जाम्पल्स देखो. एग्जाम्पल्स की जैसे अगर अपन बात करें, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड, यीस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स BAC, वायरसेस, फेजमिड्स. ये बच्चों सब एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के, जिनको फॉरेन डीएनए की कैरी करने के लिए और रेप्लिकेट करने के लिए यूज लिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन वेक्टर जो जनरली यूज लिए जाते हैं वो है बच्चों प्लाज्मिड एंड वायरसेज.
ठीक है। जनरली रेप्लिकेशन फॉरेन जीन को ट्रांसफर करने के लिए जो वेक्टर यूज लिए जाते हैं वो है बच्चों प्लाज्मिड और वायरसेस। ठीक है। अब देखो, फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए होस्ट सेल में उसकी कॉपीज बनने के लिए क्लोनिंग वेक्टर रिक्वायर्ड होता है। अब एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक आइडियल वेक्टर, एक अच्छा वेक्टर किसको माना जाए, उन प्रॉपर्टीज की बात अपन शॉर्ट में करते हैं। और जैसे जैसे अपन वेरियस वेक्टर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे तब बच्चों उन्हीं ही फीचर्स का अपन डिटेल से भी स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, कैरेक्टर्स ऑफ वेक्टर, क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए बच्चों वेक्टर के अंदर। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी इन होस्ट सेल। इजीली होस्ट सेल में इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड, इंट्रोडक्शन एंड रिकवरी, इंट्रोडक्शन इन होस्ट सेल, ये बच्चों इजी होना चाहिए। एंड रिकवरी फ्रॉम होस्ट सेल, ये भी क्या होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। तो इजीली इंट्रोड्यूस्ड हो जाना चाहिए होस्ट सेल में और इजीली उसको रिकवर भी किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। थर्ड, रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होनी। अब देखो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, वेयर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जहां से कट करता है, ऐसी साइट्स बच्चों वेक्टर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन साइट ही वो प्लेस होते हैं जहां से डीएनए को क्या किया जाता है, कट किया जाता है और इनसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, यहीं पर बच्चों फॉरेन डीएनए को क्या करवाया जाता है, इंसर्ट करवाया जाता है। तो ऐसी साइट वेक्टर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिबल मार्कर, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिबल मार्कर। ये सेलेक्टिबल मार्कर जो होते हैं ये बच्चों स्पेशल सीक्वेंस होती है फॉर डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है भाई, सेल्स जिनमें फॉरेन डीएनए एंटर हो चुका है, इट मींस वो सेल क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। जिनमें एंट्री नहीं हुई वो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुई। तो ये सेलेक्टिबल मार्कर जो है ऐसी स्पेशल सीक्वेंस होती है जो डिफरेंशिएट करती है किनको,
ट्रांसफॉर्मेंट्स को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। ठीक है, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर या मार्कर साइट या मार्कर जीन भी बच्चों वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट इनटू बैक्टीरियल सेल। आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट इनटू बैक्टीरियल सेल। तो वेक्टर में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल, इजी एंड एफिशिएंट होना चाहिए। एक आइडियल वेक्टर, गुड वेक्टर किसको माना जाएगा? जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल हो, इजी हो और एफिशिएंट हो। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है बच्चों इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन और डीएनए essential sequences should be present. For expression of foreign gene or DNA, essential sequences should be present, like promoter, operator, etc. ये सारी सीक्वेंसेस भी बच्चों वेक्टर में प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए सेगमेंट अपना एक्सप्रेशन दे सके। क्लियर? तो ये बच्चों एक वेक्टर के कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज शॉर्ट में अपन ने पढ़ लिए। डिटेल से बच्चों जब अपन प्लाज्मिड का स्टडी करेंगे तब आगे पढ़ेंगे। अब एक एक वेक्टर की अपन बात करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं वेक्टर्स में प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर, अब प्लाज्मिड के बारे में बच्चों आप वेल नोन हो, प्लाज्मिड को आप जानते हो, फिर वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लेते हैं बच्चों क्या है? बैक्टीरियल सेल। ये जीनोफोर मेन क्रोमोसोमल डीएनए, और ये एक्स्ट्रा जो डीएनए है ये है बच्चों प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड को अपन क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मेनली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल एंड इन सम यीस्ट। क्लियर? मेनली तो बैक्टीरियल सेल में मिलता है और कुछ यीस्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड है, देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू
रेप्लिकेशन प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू रेप्लिकेशन प्रोसीजर, जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको या तो कहा जाएगा बच्चों प्लाज्मिड, कब? जब इनडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करेगा, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करेगा, फ्री फ्रॉम जीनोफोर, फ्री फ्रॉम जीनोफोर, जीनोफोर से फ्री रहकर, जीनोफोर से फ्री रहकर अगर ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तब तो इसको कह दिया जाता है बच्चों प्लाज्मिड। और एक टर्म आपको और अच्छे से ध्यान रखनी है, एपिसोम। बाइंड विथ जीनोफोर एंड रेप्लिकेट। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अगर बाइंड हो जाए किसके साथ में? जीनोफोर के साथ, मेन क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, और फिर ये रेप्लिकेट हो, अपनी कॉपीज बनाए, तो बच्चों इसको कहा जाएगा एपिसोम। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाज्मिड नॉट essential for normal cell growth, division and सर्वाइवल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए प्लाज्मिड असेंशियल होता है, कि विदाउट प्लाज्मिड सेल ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं होता है। विदाउट प्लाज्मिड भी सेल का काम चल सकता है। लेकिन ये जो प्लाज्मिड होते हैं, ये प्लाज्मिड परफॉर्म स्पेसिफिक, प्लाज्मिड परफॉर्म स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टर्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो कंट्रोल किए जाते हैं प्लाज्मिड पर प्रेजेंट्स जीन्स के थ्रू, उनको कहते हैं बच्चों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, अप्रॉक्स 3 to 1000 gene present on प्लाज्मिड। अप्रॉक्स 3 से लेकर 1000 जीन प्रेजेंट हो सकती है, किस पर बच्चों? प्लाज्मिड पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, 5 to 10 kbp sized foreign DNA can be transferred by the help of plasmid। 5 to 10 kbp साइज का फॉरेन डीएनए ट्रांसफर किया जा सकता है प्लाज्मिड की हेल्प से। ये सब बच्चों प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। अब देखो, नॉर्मल जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट, उस प्लाज्मिड को आइसोलेट करके और उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। कुछ अनडिजायरेबल सीक्वेंसेज होती है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। कुछ डिजायरेबल सीक्वेंसेज होती है, उनको ऐड करवाया जाता है। तो आफ्टर मॉडिफिकेशन, नेचुरल प्लाज्मिड आफ्टर मॉडिफिकेशन यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एज ए वेक्टर,
एज ए वेक्टर उनको यूज लिया जा सकता है। अपनी बुक के अंदर बच्चों एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है PBr 322। ये PBr 322 क्या है बच्चों? एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड है जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अब इन सब चीजों के बारे में बच्चों डिटेल से अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।